अच्छा, इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव्स का, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में की जो डेफिनेशन है वो हम डेरिवेटिव से ही डिफाइन करते हैं। तो इंटीग्रेशन को इसलिए हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, देन इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, तो जो जी एक्स का इंटीग्रल होता है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स। समझ में आया? अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रल जो है वो एफ एक्स बन जाता है। जैसे मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ tan x जो है वो sec स्क्वायर एक्स है, ठीक है, ये होता है। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर एक्स जो है वो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर है, tan x जिसका डेरिवेटिव है, ठीक है। ऐसे डेरिवेटिव ऑफ, जैसे log x है, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाय x। 1 बाय x। तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx जो है वो क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx क्या बन जाएगा? log x। log x, ठीक है। हम यहाँ पर mod x लिखते हैं, ठीक है, कि x कहीं नेगेटिव ना हो जाए। तो क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्योंकि 1 बाय x होता है तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x log x होता है। अब इस डेफिनेशन में एक कमी है। कमी क्या है? कि जैसे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? tan x प्लस 5 का डेरिवेटिव वो होगा sec स्क्वायर x बस स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो हाँ 5 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो वो हाँ होगा वो तो 0 होगा। sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x क्या बन जाएगा? tan x 5 है tan x प्लस 5 tan x प्लस, नहीं तो ये हमें ये tan x प्लस 5 मतलब ऐसा। अच्छा चलो क्वेश्चन तो दिया नहीं होता अगर, तो हम कैसे पता लगाते कि प्लस 5 भी है? नहीं मैं कह रही हूँ कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो मैं अभी सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि ये हमारे पास 5 की जगह 3 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, -1 भी हो सकता था, पर आंसर तो यहाँ पे sec स्क्वायर x ही आएगा ना। आंसर कुछ भी प्लस में कांस्टेंट हो, आंसर तो sec स्क्वायर x ही आना है। tan x का जो डेरिवेटिव है वही आंसर में आएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस हिसाब से चलेंगे तो हमारे आंसर अलग अलग आ रहे हैं ना, कोई कुछ आंसर लिखेगा sec स्क्वायर x का, कोई कुछ आंसर लिखेगा। तो sec स्क्वायर x का इस तरह से मैं tan x प्लस मान लो यहाँ पर लिख दूं डी बाई डी एक्स ऑफ सम tan x प्लस c, तो आंसर क्या आएगा? sec स्क्वायर x नहीं sec स्क्वायर x प्लस बस c ये है। इज कांस्टेंट। तो हाँ ये मैं तुम्हें यहाँ ये बात का ध्यान रखोगे कि ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, ठीक है। यस मैम। ऐसे तो तुम्हें पता है ना इंटीग्रल का साइन होता है, ठीक है। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जैसे हम डी बाई डी एक्स लिखते हैं, तो ऐसे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है तो dx यहाँ पे आ जाता है, जैसे इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स लिखा है।
तो ये dx के नीचे gx के साथ आ जाएगा dx। डेरिवेटिव में dx नीचे आता है ना, यहाँ पर dx जो है यहाँ फंक्शन के साथ आता है। अच्छा, इनटू में मतलब। इनटू में, है ना। और ओके। ये साइन, ये सिंबल होता है इंटीग्रल का। यस तो मैम। डेरिवेटिव ऑफ tan x sec square x है, तो इंटीग्रल ऑफ sec square x विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिखते हैं हम, dx इक्वल टू tan x प्लस सी हो जाए। तो इस तरह से अगर हम ये तो डेफिनेशन मतलब ठीक नहीं हुई ना, कोई कुछ आंसर लिख देगा, कोई कुछ आंसर लिख देगा, इस हिसाब से तो, है ना। तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स, सिर्फ एफ एक्स नहीं लिखते, हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब क्या है कि इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स जो है एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये लिखने से अगर कोई एफ एक्स प्लस 5 भी लिखेगा तो 5 प्लस सी भी तो कांस्टेंट ही बनेगा ना, तो अल्टीमेटली वो एफ एक्स प्लस कांस्टेंट हो गया आंसर। तो ये जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज बेटर, तो इसलिए इसको ऐसे डिफाइन करा जाता है, सिर्फ एफ एक्स नहीं लिखा जाता। इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हाँ। इतनी बात समझ में आ गई। dx का इंडिकेट करता है कि इंटीग्रेशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। जैसे डेरिवेटिव में हम यहाँ dx नीचे लिखते थे, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ से हमें पता चलता था, इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू है वो यहाँ से पता चलेगा, जो हम इसके साथ dx। तो आई होप नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx है, तो इंटीग्रल ऑफ gx विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, एफ एक्स प्लस, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यस मैम। कुछ मन में डाउट आ रहा है तो बोलो। नो नो, इतने में तो नहीं आ रहा। ठीक है, यस। तो ये यहाँ पे जो है हमारा इंटीग्रल ऑफ gx हम कर रहे हैं, तो gx को जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसके लिए वर्ड यूज होता है इंटीग्रैंड, जिसका इंटीग्रल निकालते हैं, इंटीग्रैंड। बहुत ज्यादा हमें यूज नहीं आता ये वर्ड, बट जस्ट बता रही हूँ कहीं लिखा हो तो। और x जो है वो वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जब भी हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल करना होता है तो हम प्लस सी जरूर लिखते हैं वहां पर, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन की हेल्प से अब हम सारे फॉर्मूलाज बना सकते हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होगा, तो अब तुम्हें वो फंक्शन सोचना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। तो किसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का। हाँ माइनस कॉस एक्स किसका का। डेरिवेटिव, हाँ माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो साइन एक्स आता है, तो हम लिखेंगे माइनस कॉस एक्स प्लस। समझ में आया। ओके। यस मैम। अगर मैं पूछूं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, तो अब किसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, किसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स प्लस सी आ जाए। तभी मैं तुम्हें कह रही थी ना कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूला उल्टा उल्टा चलते हैं। हाँ हाँ। अभी हमने सेक्स स्क्वायर एक्स तो किया ही सही,
ये आ गया tan x प्लस सी, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। और अगर मैं पूछूं इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x dx, तो ये क्या आएगा? किसका डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x होता है? cot x। तो cot x के डेरिवेटिव में माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। हाँ, क्योंकि सी वाला, हाँ, डेरिवेटिव ऑफ cot x अगर मैं लिखती हूँ माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल बनेगा फिर? अगर cot x का माइनस कोसेकेंट माइनस स्क्वायर x होता है, माइनस कॉट है ना, माइनस cot x आएगा, प्लस, ठीक है हाँ, ना? कॉट प्लस सी। माइनस cot x, ओके। ठीक है। तो हमेशा इंटीग्रेशन में ये सोचना है कि किसका डेरिवेटिव ये होता है। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं इंटीग्रल ऑफ सीकेंट x tan x, ये किसका डेरिवेटिव होता है? sec x tan x। sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का, sec का, तो ये आ जाएगा sec x प्लस। फिर इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट x cot x dx, कॉसेक एक्स, कोसेकेंट एक्स का, कोसेकेंट x का तो माइनस कोसेकेंट x cot x बनेगा, माइनस माइनस कोसेकेंट एक्स, ओके, माइनस कोसेकेंट x लेना माइनस पड़ेगा, कोसेकेंट एक्स प्लस सी, हाँ, ठीक है। ऐसे। ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x dx हो, e टू द पावर x किसका डेरिवेटिव होता है? e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का तो आंसर क्या आएगा? e टू द पावर x प्लस सी। प्लस तो सी। e टू द पावर x अकेला ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद होता है और इंटीग्रल भी वो खुद ही होता है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, अगर तुम्हें कोई कह दे कि एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वो खुद है और इंटीग्रल भी वो खुद है, तो वो क्या होता है? e टू द पावर x। तो इंटीग्रल 1/x dx किसके इक्वल होगा? 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? 1/x लॉग एक्स का, log x का। तो ये log mod x, log के केस में mod लगाते हैं, ठीक है। तो log mod x प्लस सी, क्योंकि log सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइन। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंटीग्रल dx किसके इक्वल होगा? मतलब यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 किसका डेरिवेटिव होता है? 1 का डेरिवेटिव होता है 1 का किसी डेरिवेटिव नहीं, भी 1 किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स का या वाई का, x मतलब का विद रिस्पेक्ट, नहीं, विद हाँ, रिस्पेक्ट टू एक्स x का, कर रहे हैं ना, तो हाँ हाँ, ओके, x का ठीक है। डेरिवेटिव होता है, तो x प्लस सी आ, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंटीग्रल x टू द पावर n dx किसके इक्वल होगा? अब x टू द पावर n किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स टू द पावर एन, किसका डेरिवेटिव आएगा x टू द पावर n? हम्म, एक्स टू द पावर एन किसका डेरिवेटिव होता है? x की क्या पावर लें यहाँ पे कि हमारे पास आंसर में x की पावर n आ जाए। जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी एक्स, जब हम करते हैं, जैसे समझ लो तुम्हें आंसर में x5 चाहिए, तो तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे कि x5 आए? एक्स की पावर 5, x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर में पावर 5 आएगी, हाँ है? करना है हाँ जरा x की हाँ पावर हाँ, 5 को डिफरेंशिएट। क्या डेरिवेटिव डेरिवेटिव होता है x टू द पावर 5 का? अच्छा, मतलब उसका डेरिवेटिव, ओके, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स की पावर 4x पावर 5x पावर 4, 5x पावर 4, ठीक है हाँ, ना। तो x की पावर 5 से तो नहीं आएगा यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या लूं? x की पावर क्या लूं? एक्स की पावर 6, 6 लेंगे, तो 6 x टू द पावर 6 का डेरिवेटिव क्या आएगा?
सिक्स एक्स पावर 5। 6x⁵, ठीक है, मुझे खाली x⁵ चाहिए। तो हाँ x तो की फिर पावर 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो अब खाली x5 आ जाएगा, अच्छा, हाँ यस मैम। है ना। ओके। 1/6 बाहर आ जाएगा और जब डेरिवेटिव करोगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यस तो मैम। जब डेरिवेटिव हम करते हैं तो हमारी एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारी एक पावर बढ़ जाती है। तो इंटीग्रल x टू द पावर n dx जो है ये क्या बन जाता है, x की पावर n+1 अपॉन n प्लस। तो जब हम x टू द पावर n+1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर मैं d/dx करती हूँ x की पावर n+1 को, तो मेरे पास आंसर में क्या आएगा, आंसर में क्या आएगा यहाँ पर, एक्स की पावर n एन प्लस प्लस वन को वन को, डिफ्रेंशिएट करो तो तो n+1 एक्स प्लस, हाँ एन सॉरी, n+1 पावर मतलब एक्स इंटू एक्स, n+1 - 1, मतलब एन आ गया। हाँ n वो आ गया। पर हम्म। मुझे आंसर में खाली x की पावर n चाहिए था, तो मुझे हाँ इसको n+1 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया जिसको कि तुम अब याद करोगे। तो x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+। तो सही। डेरिवेटिव जब तुम करते थे तो एक पावर कम होती थी, इंटीग्रेशन में क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी, ठीक है। वहां यस पर हम है। पावर से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर हम पावर से डिवाइड करते हैं, हम्म। तभी बैलेंस होगा ना, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। यस मैम। अब इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx आ जाए तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, a टू द पावर x का डेरिवेटिव याद है तुम्हें, ए टू दी पावर एक्स, अच्छा हाँ हाँ, ए एक्स लॉग ए, हाँ। ax log है। तो मुझे a टू द पावर x आंसर में चाहिए, तो ये यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, dy लॉग ए dx से ऑफ डिवाइड डी। a टू द पावर x अपॉन log a लेना पड़ेगा। अगर मैं हाँ। अपॉन में log a ले लूंगी तो मेरे पास आंसर में a टू द पावर x आ जाएगा, ठीक है। तो हम्म। हमारा क्या फॉर्मूला बन गया कि इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x अपॉन log a प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। a यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लोगे तुम। नेक्स्ट जो तुम डायरेक्ट, अभी मैं सिर्फ तुम्हें डायरेक्ट वाले दूंगी, बाकी वाले जो है हम बाद में करेंगे, अभी पहले यही फॉर्मूला याद करो जो जिसके तुम्हें डायरेक्ट डेरिवेटिव आते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे पास इंटीग्रल ऑफ कुछ हो, इंटीग्रल ऑफ a dx, ठीक है, कांस्टेंट कांस्टेंट हो खाली a, तो ये किसके इक्वल होगा, ये तो बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है, डीएक्स किसका व्हाट, डेरिवेटिव a होता है, ऐसे सोचो a किसका डेरिवेटिव होता है, ए एक्स का, ax का, तो ax प्लस, ए एक्स प्लस ठीक है ना। अगर खाली कांस्टेंट होगा तो तुम ऐसे कर, ठीक है, समझ आ गया। हाँ हाँ। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो तुम डायरेक्ट रिकॉल कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास हो इंटीग्रल ऑफ 1/√1 - x², ये किसका डेरिवेटिव होता है, हम ये होता है लॉग √1 - हाँ x²। नहीं 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 नहीं, लॉग रूट में तो कैसे आ जाएगा, 1/√1 - x² किसका डेरिवेटिव होता है, लॉग रूट का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू डेरिवेटिव वो फंक्शन नहीं आएगा साथ में, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बाद में रूट के अंदर का भी आ जाएगा।
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? वो होता है डेरिवेटिव याद है, टू साइन रूट इनवर्स एक्स, अरे इनवर्स, हाँ साइन ओके ओके, इनवर्स एक्स, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? प्लस आ जाता है, हैं? वो प्लस आ जाता है बीच में, क्या प्लस आ जाता मतलब 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो कॉस इनवर्स एक्स का होता है। भूल कैसे जाते हो तुम फॉर्मूलाज को? इनवर्स वाले याद नहीं आ रहे अच्छे से। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स माइन का क्या होता है? -1/√1 माइनस, ओके, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिखते हैं। ठीक है, यस मैम। इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है? 1 प्लस स्क्वायर 10x का, मतलब tan, टेन इनवर्स का, हाँ। और किसका डेरिवेटिव होता है इस फॉर्म में? कॉट का तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स, माइनस कॉट, कॉट वाले में नेगेटिव आ जाता है ना, हाँ। तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, यस मैम। इंटीग्रल ऑफ 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका डेरिवेटिव था? सेक इनवर्स ये एक्स। सेक इनवर्स है। ये dx को हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर भी, और यहाँ न्यूमरेटर में यहाँ भी लिख सकते ओके, हैं, और माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस। तो ये फॉर्मूलाज तुम पहले याद कर लेना, ठीक है। यस मैम। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो है डेरिवेटिव पर बेस्ड है, पर रटने पड़ेंगे वरना पेपर में कंफ्यूजन होगा, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन मिक्स मत कर देना बैठ के, यस मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट करो प्रॉपर्टीज। और इंटीग्रल दो तरह का होता है, एक तो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है, एक डेफिनेट इंटीग्रल होता है, ठीक है। तो अभी हम पहले इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, बाद में डेफिनेट इंटीग्रल। और पहले ये वाली लिखो, फिर बाद में एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, मान लो दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है। तो उनका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी एक्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो उनका इंटीग्रल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ देयर इंटीग्रल। दो की जगह मान लो तीन है, तो वो तीन का सम हो जाएगा, जितने भी हैं उनका सम होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे पास हो इंटीग्रल के, मैं सी नहीं लिख रही, के लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, के टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। के क्या है? के इज कांस्टेंट, रियल नंबर है। तो के अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो दिस इक्वल टू, कांस्टेंट हमेशा जैसे डेरिवेटिव में बाहर आता था ऐसे इंटीग्रल में भी बाहर आ जाएगा, के टाइम्स इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स।
ठीक है, ये समझ में आ गया। यस मैम। तो अब मान लो हमारे पास वो ऐसे कुछ इंटीग्रल के कुछ वो मान लो फंक्शन f1x प्लस के या k1 ले लेते हैं, k1 k2 f2x ऐसे हो मान लो हमारे पास, प्लस सो ऑन प्लस kn fnx हो dx। तो ये किसके इक्वल होगा? ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम यूज करें फर्स्ट और सेकंड को, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इक्वल टू, हम इंटीग्रल अंदर ले जा सकते हैं, तो दोनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके बताओ क्या बनेगा ये। मतलब इसमें क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस सो ऑन प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस, ये बनेगा ना? हाँ हाँ, है ये ना? ये गिवन है ना? प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, लेफ्ट साइड गिवन है, तो राइट साइड क्या बनेगी? k1 इंटीग्रल f1x, ठीक है ना, प्लस हम्म k2, अगर k1 k2 सब कांस्टेंट है, इंटीग्रल f2 x dx। तो ये f1x f2x ये सब कोई फंक्शंस है, और k1 k2 kn कांस्टेंट्स हैं। तो हम इंटीग्रेशन जैसे मैंने दो का ऊपर बताया, तो दो से ज्यादा का होगा तो वो भी हम इसी तरह से चला सकते हैं, ये मतलब। समझ में आई बात? यस मैम। हम्म, हाँ यस मैम। समझ में आया? हाँ यस मैम। नेक्स्ट जो है, जो तुम्हें समझना है, अगर हम हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, किसी चीज का हमने इंटीग्रेशन किया और फिर हमने उसका डेरिवेटिव कर लिया, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। तो कोई भी फंक्शन है, मान लो मैं उसको इंटीग्रेट करती हूँ और फिर उसको डिफरेंशिएट करती हूँ, तो वो हमेशा हमारे पास इक्वल टू एफ एक्स आएगा, क्योंकि इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के एंटी है ना, तो वो आपस में एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं। समझ में आया? कि जैसे मान लो तुम्हारे पास हो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 4, ठीक है, तो अब तुम x टू दी पावर 4 का इंटीग्रल करोगे, ऊपर से फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या इंटीग्रल बनेगा x की पावर 4 का? इंटीग्रल x टू एक्स दी की पावर पावर 4 n का का तो फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा? क्या कहते हैं 5x इंटीग्रल इंटीग्रल नहीं, x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5। x की पावर क्या? 5 5 डिवाइडेड बाय 5 5 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने 5। इंटीग्रेट कर दिया। हाँ। अब इसको डिफरेंशिएट हम्म, करो, x की पावर 5 अपॉन 5 को डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा? हो जाएगा 5x पावर 4 हम्म, देन डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो वो आ जाएगा x4 पावर। यही आ गया ना? ठीक है, देख रहे हो, हम्म है ना? तो अगर हम इंटीग्रेट करके कोई भी फंक्शन, उसको इंटीग्रेट करके फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास वही आता है। राइट, ये बात समझ में आ गई? यस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स ऑलवेज। इसी तरह से रिवर्स में अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर डिफरेंशिएट, मतलब पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर हम उसको डेरिवेटिव करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो तब भी बात वही है, पहले डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, है ना, तब भी इफेक्ट वही बनेगा। लेकिन इंटीग्रल में हमारे पास क्या आता है? एफ एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन प्लस सी भी आता है। इंटीग्रल में हमेशा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, तो इसमें आंसर एफ एक्स प्लस सी हो जाता है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें प्लस सी तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है ना? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। तो इसको
इस वाली प्रॉपर्टी को ऐसे भी समझ सकते हो कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव। हाँ तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है? एफ एक्स प्लस सी। डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या होता है? फंक्शन खुद। यही लिखा है ना हमने, ये देखो, डी बाई डी एक्स की जगह मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज फंक्शन प्लस। हाँ वो बस ठीक डैश है, लगा दिया वही बस। चीज इम्प्लाइज। तो इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो, बात एक ही है। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ अब देखो ये तुम्हारी इसके ऊपर बेस में एक क्वेश्चन देती हूँ तुम्हें। क्वेश्चन ये है, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, d by dx of fx equal to this, such that f of f3 equal to 1, find fx। ठीक है, घबराना नहीं, ऐसे ही मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो अब fx का डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें fx निकालना है। अगर fx का डेरिवेटिव इसके इक्वल है तो fx किसके इक्वल होगा? ये देखो, ये मैंने तुम्हें यहाँ डेफिनेशन दी है सबसे पहले कि अगर fx का डेरिवेटिव जो है वो gx है तो fx किसके इक्वल होता है? fx plus c। fx किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल ऑफ दिस। इंटीग्रल ऑफ। ठीक है, fx किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल इंटीग्रल। ऑफ दिस प्लस सी। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन दे दिया है। अब दिस इक्वल टू, अब इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ। x की पावर मतलब x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 -3। अब x का इंटीग्रल है हमारा। x का इंटीग्रल क्या होगा? फॉर्मूला लगाओ। x की पावर 1 है ना? ओके, 2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। ये आ गया। प्लस c। हाँ अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है f3 इक्वल टू 1। अब क्योंकि f3 इक्वल टू 1 दे रखा है तो हम इसको यूज कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर f3 किसके इक्वल आएगा? इसमें 3 पुट कर देते हैं। 3 क्यूब अपॉन 3 -3 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, ये आ गया f3। यस मैम। अब f3 की वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी जगह 1 पुट कर दिया। और ये 3 क्यूब अपॉन 3 किसके इक्वल हो जाएगा? सिंप्लीफाई करो। मतलब x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो ना न्यूमेरिकली। 3 क्यूब कितना होता है? अपॉन 3। अच्छा वो 27 ना। 27 अपॉन 3 27/3। कितना हो गया? 9। हाँ 9। माइनस आगे
ये हो जाएगा ये भी 27/2 हो जाएगा ये प्लस प्लस। सी। तो अब सी की वैल्यू आ जाएगी हाँ 1 इक्वल टू 18 माइनस 27। तो 18 माइनस 27 कितना हुआ 19 19। ओके या 9 9 9 होगा मैम, 9 होगा, 19 तो 9 अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो 18 माइनस 27 माइनस 9 बन गया ये अपॉन 2, तो ये इधर चला जाएगा 1 प्लस 9/2 इक्वल टू सी। तो दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 11/2। तो ये जो सी की वैल्यू है इसको हम वापस यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 3x² अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, मतलब ये इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तुम्हें क्या समझना है कि अगर एफ एक्स इसके, अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इसके इक्वल है तो एफ एक्स किसके इक्वल होता है इंटीग्रल प्लस। यही हमने पढ़ा ना, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? क्या मैम? अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स। साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स प्लस सी, हाँ साइन एक्स प्लस तो सी। ये बेसिक डेफिनेशन है ना इंटीग्रेशन की। तो ये बेसिक डेफिनेशन के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तुम्हारी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो इसी के ऊपर बेस्ड, वो तुम कर लेना यस मैम। 1.1 में। ठीक है, तो अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स है, यही तो हम कह रहे हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स x² माइनस 3x है। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स x² माइनस 3x है तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ x² माइनस 3x जो है वो कुछ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट होगा। तो वो प्लस कांस्टेंट चाहे इधर राइट साइड पे लिखो या लेफ्ट साइड पे लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आ गया ये मुश्किल है? नहीं नहीं आ गया मैम। चलो तुम ऐसे करना, जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना 7.1 के, तो क्वेश्चन नंबर 7th ऑनवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7th ऑनवर्ड कर लेना, 7th से लेकर के 22 तक। ठीक है, ओके ओके मैम। 7.1 के, और आज कर लेना बैठ के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 22। अभी 1 to 6 वाले अभी मत करना, अभी वो ट्राई मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले खाली इतने कर लेना। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक एक दो दो लाइन के। ओके मैम। हाँ, तो मैं इस टाइप के तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ जिससे तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग उस तरफ चलने लगे। बुक के तुम कर लेना, मैं तुम्हें सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराती हूँ। मान लो सबसे पहले तुम्हारे पास हो इंटीग्रल 5x³ प्लस 1/x² dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है तो ये किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेट करो, दिस इक्वल टू, हम दोनों को अलग अलग करेंगे। सबसे पहले 5x³ dx प्लस इंटीग्रल 1/x² dx। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया? ओके। सम ऑफ द इंटीग्रल जब होता है तो दैट इज इक्वल टू सेपरेट इंटीग्रल्स का सम। अब यहाँ पर 5 बाहर आ जाएगा, ये हो गया इंटीग्रल x³ dx। हाँ सो अब इधर वाले को पावर की फॉर्म में लिखो, तो इंटीग्रल 1/x² को कैसे लिखोगे? x रेज टू द पावर -2। -2 dx। अब दोनों को इंटीग्रेट करो,
तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल x टू द पावर n dx किसके इक्वल होता है? fx। नहीं, x टू द पावर n dx फॉर्मूला। अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या कहते हैं, +1 होता है ना, n+1 ऐसा होता है ना, तो x की पावर n+1 अपॉन अपॉन n+1 प्लस n+1 c। प्लस c। हाँ, ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 5 इंटू एक्स की पावर क्या बनेगा? 5 इंटू x⁴ डिवाइडेड बाय 4। हम्म और यहाँ पे लगाओ x रेज टू द पावर, ये क्या बनेगा? x⁻⁻1 डिवाइडेड हाँ, बाय, इसमें दिया है डिवाइडेड, -1। ओके, x टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम दो बारी कांस्टेंट नहीं लिखते कि जैसे इसका हम पहले इंटीग्रल का +c1 लिखे, फिर दूसरे का कुछ c2 लिखे, तो उसकी जगह हम इकट्ठा एक ही बार कांस्टेंट लिखते हैं। एक ही बार, ओके। ठीक है, बार बार नहीं लिखते कि इसका अलग कांस्टेंट लिखे, इसका अलग। राइट, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया ये? यस मैम, यस। अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5/4 x4 माइनस इधर आ जाएगा 1/x प्लस। ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। अब नेक्स्ट मान लो तार पास हो इंटीग्रल 1/√x dx, तो क्या बनेगा? इंटीग्रल क्या लिखोगे? ये x की पावर कितनी हुई? एक्स की ठीक है, x की पावर एक्स की पावर √x क्या होता है? √x, √x मतलब x रेज टू द पावर कितना होता है? x⁻⁻ माइनस होता है ना, तो हाँ, माइनस -1। हम्म, माइनस पहले वन पहले नहीं, खाली √x बताओ, √x क्या होता है? x की पावर कितना? एक्स की पावर -1 होता है। √x, खाली √x की बात करो। √x क्या होता है? x रेज टू द अच्छा पावर अच्छा, वो 1/2, 1/2 समझ वन गया, बाय अच्छा। टू तो अब हाँ, ये नीचे है, तो ऊपर लिखोगे तो क्या आएगा? x की पावर एक्स की पावर नीचे है तो -1/2 ऊपर आ 3x। गया। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करो, अब ये हो x की जाएगा। पावर माइनस हाफ कितना होगा? इंटीग्रल फॉर्मूला लगाओ, x टू द पावर n का। एक्स की पावर एन, एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस अपॉन माइनस हाफ प्लस +1। 1 प्लस c, ये आएगा। हाँ हाँ, तो ये कितना आ गया? x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 कितना होता है? -3/, -3/2। नहीं, अरे नहीं नहीं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये हो गया 2, अच्छा 1 हो गया, माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो गया? 1 1। 1। एक मिनट, तुम्हारे एक, पास तो 1 मैम भी है 2/2 तो, हाँ ओके। और हाफ ले लिया मम्मी ने, तो कितना बचेगा? हाफ, फिर 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, माइनस हाफ प्लस 1, हाँ, तो कितना हुआ? तो -1 हाफ +1, 2 यहाँ गया एलसीएम में, तो ये 1 -+2 हो गया, देन ये 2 हो गया, और फिर ये, अच्छा तो हाफ हो गया, यस मैम, हाफ माइनस, हाँ, हाफ प्लस हाफ, अपॉन हाफ, हाफ हाफ प्लस अपॉन सी। हाफ प्लस ये थ्री। 1 माइनस हाफ ही तो है, माइनस हाफ प्लस 1 या 1 माइनस हाफ एक ही तो बात है। हाँ, वो मैम साइन आगे पीछे कर। तो ये 2√x प्लस सी होगा। यस मैम। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। मान लो तुम्हारे पास हो इंटीग्रल
एक्स क्यूब और इधर 7th रूट 7 यहाँ पर dx। तो ये किसके इक्वल होता है? इंटीग्रल, ये x की पावर कितनी होती है? अगर यहाँ पर पावर 7 लिखा है तो ये कितनी पावर होती है? एक्स क्यूब की पावर कितना हुआ ये? एक्स क्यूब की पावर अगर यहाँ 7 लिखा है तो पावर कितनी होती है? 7। पावर 7 होती है। अगर ऐसे यहाँ पर 7 लिखा है तो पावर कितनी होती है? 1/7। हाँ हाँ 1/7 एक्स क्यूब की पावर 1/7 dx। तो दिस इक्वल टू इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर कितना बनेगा ये? पहले ये पावर ठीक करो। एक्स क्यूब की पावर 1/7 मतलब एक्स की पावर, मतलब वो 3 से प्लस कर दूं क्या? मतलब वो एक पावर एक कर दूं क्या इनकी? मतलब हेलो, हाँ तो इनकी पावर में एक एक कर दूं क्या? ब्रैकेट हटा दूं? एक्स, हाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक्स स्क्वायर हाँ की हाँ पावर मतलब 3 हो तो कितना होता है? एक्स की पावर कितना होता है? ये ये हो जाता है 6। 6। ऐसे यहाँ पर ये कितना होगा? एक्स की पावर ये हो जाएगा 3/7। 3/7 dx। अब इंटीग्रेट करो, क्या आएगा एक्स की पावर? कितना आएगा? पावर फॉर्मूला लगाओ एक्स टू द पावर n वाला। हो जाएगा 3/7 + 1 हम्म, डिवाइडेड बाय 3/7 + 1। कितना हुआ 3/7 + 1? हाँ तो ये हो जाएगा 9/7। 9। नहीं 7 8 9 3/7 10 + 1 10 9। 10 10 10 7 3 10 10 10/7 10 बाय डिवाइडेड बाय हाँ 10/7 हाँ प्लस, तो प्लस दिस थ्री प्लस इक्वल टू 7/10 एक्स की पावर 10/। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, इंटीग्रल x² -3x + 4 अपॉन x dx। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? क्या करोगे इसमें? ये हो जाएगा हम्म इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। एक्स कॉमन ले लेंगे। कहाँ नहीं से? नहीं एक्स कैसे ले लेंगे? 4 में थोड़ी है। इंटीग्रल के बाहर सिर्फ कांस्टेंट आता है। हाँ हाँ तो अगर ऐसे हो तो हम क्या इनको अलग अलग लिख सकते हैं? हाँ हाँ हम्म x² x हम्म -3x² हम्म + 4/x। ठीक है ना? हाँ ऐसे अलग अलग लिख लिया। हम्म। अब इनको पावर्स को कंबाइन कर लो, तो ये क्या आएगा? इंटीग्रल x²/x कितना होता है? x²/x होता है, अच्छा हाँ x²/x x होता है x। माइनस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? ये हो जाएगा 3x 2x। 2x कहाँ दिख रहा है तुम्हें? नहीं 3 आएगा, x x कट x और जाएगा। x कैंसिल हो जाएगा। और हाँ ये कितना हुआ? +4/x। 4/x हाँ। ठीक है, dx। तो अब एक बात तुम्हें जो ध्यान रखनी है, मैंने वहां पर लिखा नहीं है, जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था, इंटीग्रल x टू द पावर n dx का फॉर्मूला लिखा था ना यहाँ पर, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है अगर n नॉट इक्वल टू -1। ये लिख लो आगे। ठीक है, अगर n नॉट इक्वल टू -1 होगा तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर n इक्वल टू माइनस, क्योंकि n -1 होगा तो n + 1 तो 0 बनता है ना, तो अगर n इक्वल टू -1 होगा तो ये 1/x dx वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके समझ में आ रहा है?
हाँ हाँ जैसे 1/x होता है, 1/x क्या होता है, x की पावर -1। हाँ तो x की पावर -1 या 1/x के लिए अलग फॉर्मूला है लॉग वाला, और बाकी पावर्स के लिए जो है हमें x⁻n+1 अपॉन n+1 यूज करना। ठीक ओके है, हाँ समझ यस आ मैम गई। तो ये हम्म यहाँ पे लिख लो n नॉट इक्वल टू -1, और n इक्वल टू -1 के लिए ये ऊपर वाला फॉर्मूला 1/x dx। ठीक है, यस मैम ये ओके क्लैरिटी हो गई। हाँ हाँ तो अब जैसे यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 1/x इस क्वेश्चन में, तो 4/x के लिए हम पावर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, है ना। हम्म तो अब इंटीग्रल x dx, x का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स का इंटीग्रल आएगा एक्स पावर क्या बन जाएगी, खाली x मतलब पावर 1, खाली एक्स हाँ पावर 1 तो बट पावर फॉर्मूला लगाओ। ओके ये हो जाएगा एक्स पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -3, अब खाली कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट है इसका इंटीग्रल कोई भी वो ले लूं मतलब मैंने बताया था ना, थ्री अगर एक्स हमारे थ्री पास एक्स इंटीग्रल थ्री एक्स k dx हो, हाँ तो 3x kx होता है ना, एक हम्म तरह से माइनस एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो इंटीग्रल 3 dx हुआ। हाँ 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 ठीक है ना, तो थ्री हम्म डी एक्स का इंटीग्रल जो है, 3 तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल dx क्या होता है, x। इंटीग्रल dx इक्वल टू x, ये दिखाया था ना ऊपर मैंने। हम्म तो इंटीग्रल dx तो x बनता है, तो यहाँ पर 3 dx है तो 3x बन जाएगा। और इसी तरह से ये है इंटीग्रल 4/x dx। ठीक है, यस अब इनके इंटीग्रल बताओ, दिस इक्वल टू x²/2 माइनस, हाँ ये यहाँ क्या लिखूं, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 3x 3x प्लस इंटीग्रल dx x, हाँ, प्लस इसका क्या लिखे, 4 बाहर, 4 बाहर 1 तो बाय एक्स वन आ बाय गया एक्स का इंटीग्रल, हाँ 1 बाय एक्स का इंटीग्रल 1/x का क्या इंटीग्रल होता है, किसका डेरिवेटिव 1/x होता है, लॉग का तो फिर log ऑफ मॉड x। मॉड एक्स हाँ ठीक है, ओके प्लस ओके मॉड 1/x एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, log ऑफ मॉड लॉग x। मॉड एक्स हाँ ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं, यस मैम कुछ भी डाउट हो पूछो। नहीं नहीं हम्म, अभी डाउट करने में यूज टू नहीं हो रहा है इसका मतलब थोड़ा ना वो डेरिवेटिव की आदत है ना ये थोड़ा मेरे को हाँ तो वो थोड़ा टाइम लगता है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटीग्रल ऑफ, अगर मान लो sec² x हो अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर x हो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो पहले उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, कोसिकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स हाँ खाली कोसिकेंट x क्या होता है, कोसिकेंट x इन टर्म्स ऑफ साइन x क्या होता है, अच्छा ओ मतलब उसका सिर्फ डेरिवेटिव डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव नहीं, खाली ट्रिग्नोमेट्री। कोसिकेंट x किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट एक्स इक्वल कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट नहीं एक्स क्या, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कोसिकेंट x होता क्या है, वो क्या कहते हैं कोसिकेंट x हम किसके लिए लिखते हैं, किसी का रेसिप्रोकल होता है ये, साइन का हाँ तो 1/sin x, अच्छा ऐसे ओके ये ओके पूछ, फॉर्मूला ठीक है। हाँ हाँ ऐसे ही sec² x किसी का रेसिप्रोकल होता है, sec x किसके इक्वल होता है, सेक एक्स होता है टेन 1/10 1/10 स्क्वायर एक्स टेन एक्स tan
स्क्वायर कहाँ से आ गया? नहीं नहीं, एक्स एक्स। मैं खाली वो पूछ रही हूँ, sec x फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, sec x हम किसके लिए लिखते हैं? 1 upon cos x होता है ना। कॉज एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉज एक्स, हाँ। sec x जो है वो cos x का कॉज एक्स, रेसिप्रोकल है, कॉज एक्स का रेसिप्रोकल, हाँ। तो secant x जो है वो sin x का रेसिप्रोकल है। तो हम्म। अगर इसको sin cos में चेंज करोगे तो क्या बनेगा ये? इसे साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हम्म डिवाइडेड बाय ये हो हम्म जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंप्लीफाई करो, क्या बना वो? तो एक मिनट, 1 बाय साइन स्क्वायर, तो ये टेन स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर x, ठीक है। हम्म। अब तुम्हें ये तो नहीं पता कि किसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर x होता है ना? हाँ, तुम्हें जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? सेक्स स्क्वायर एक्स टेन एक्स के इक्वल होता है वो। tan x का डेरिवेटिव होता है तो tan x के इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे इंटीग्रल निकालना है tan स्क्वायर x का। तो जब भी हमें tan स्क्वायर x का निकालना होता है इंटीग्रल, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री में? यहाँ पर क्योंकि हमें सेक स्क्वायर का इंटीग्रल पता है, तो जब भी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा होता है हम उसको सेक में चेंज कर देते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1। इसको याद कर लो, इसके बिना तो पेपर पूरा ही नहीं होता हमारा मैथ्स का, कभी कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। तो ये आ गया सेक स्क्वायर एक्स -1 dx, ओके। ठीक है। तो दिस इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रल करो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है? सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रल है हमारा अच्छा फिर तो टेन एक्स हो गया और एक्स हो गया -1 का माइनस एक्स, इंटीग्रल माइनस एक्स -x प्लस, तो ये आंसर हो गया प्लस। हमारा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट करो। इंटीग्रल dx अपॉन 1 - sin x, मान लो ऐसा कुछ। अब इसमें जितनी बच्चे की ट्रिग्नोमेट्री शार्प होती है उतना ही उसको क्वेश्चंस करने में आसानी होती है, तो ये समझ आ जाता है कि इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो इन सब में हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ती है। तो इंटीग्रल dx अपॉन 1 - sin x जब होता है तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगर नीचे 1 + sin x होता तो 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, तो रेस्ट में ओके। ठीक है। अब उससे क्या फायदा होगा हमारा, ये हमारा बन गया इंटीग्रल, ऊपर तो आ गया 1 + sin x हाँ dx, और नीचे क्या बन जाएगा, 1 - sin x × 1 वन + sin x। तो इसको प्लस कंबाइन करो, क्या आएगा? a - b a + b यूज करो, क्या आएगा? a - b × a + b क्या होता है? वही तो कह रहा हूँ मैम, स्क्वायर। हाँ, a - b × a + b क्या होता है, ये तो आता है तुम्हें। ए माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे आएगा? एक प्लस है एक माइनस है, एक फैक्टर में माइनस है एक में प्लस है, होल स्क्वायर में तो दोनों सेम होने चाहिए ना। ए माइनस, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर - हाँ b वही। स्क्वायर, ठीक है। तब ये अप्लाई हाँ करो, a हाँ स्क्वायर वही। - b स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा?
तो ये हो जाएगा ये क्या बनेगा? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा कुछ होता है कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। हाँ हाँ अब इसको इक्वल अलग अलग टू करना, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस, साइन कॉस स्क्वायर एक्स। ओके ठीक है। तो अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनता है? इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा? वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 अपॉन कॉस मतलब कौन सा फंक्शन? 1 अपन कॉस मतलब वो 10 1 अपॉन कॉस, टैन तो साइन अपॉन कॉस होता है। कॉट सेक 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 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस, सेक स्क्वायर एक्स अब प्लस ये हो साइन एक्स जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को ऐसे सोच सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस, ठीक है। तो साइन तो एक्स अपॉन 10x कॉस एक्स क्या अपॉन बनेगा? कॉस एक्स टैन 10x एक्स, अपॉन कॉस एक्स अपॉन और कॉस 1 एक्स। अपॉन हाँ कॉस एक्स क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स। सेक एक्स। हाँ एक तो मैंने कॉस उधर हाँ हाँ कंबाइन कर दिया ना, हाँ हाँ ओके ओके ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है 10x 10x। tan x, जिसका इंटीग्रल हमें पता होता है हम वो फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। और tan x sec x का इंटीग्रल क्या होता है? ये किसका 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 डेरिवेटिव होता है sec x tan x? सेक एक्स का तो ये sec x हो गया प्लस, तो ये आंसर, ठीक है। ये जो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें यस कराए हैं, ये क्वेश्चन जो है तुम्हारी बुक में क्वेश्चन नंबर 20th इसी तरह का क्वेश्चन है, और जो ऊपर किया था वो क्वेश्चन नंबर 19 था। सॉरी, ये जो है ना, ये जो हमने किया है, ये तुम्हारी बुक का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 है एनसीईआरटी। यस और क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। मतलब ऐसे नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है, वो क्वेश्चन एक तरह से इस फॉर्म में दे रखा है। तो आगे जो मैंने यहाँ स्टेप्स लगाए हैं वही तुम्हें क्वेश्चन नंबर 20 में इस तरह का दे रखा है क्वेश्चन, तो तुम्हें उसमें यही स्टेप्स लगा के करना है, थोड़ा फर्क है, ठीक है। ओके देखो अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखो, इंटीग्रल, ऊपर लिखा हुआ है ना इंटीग्रेट द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो 7.1 का, अच्छा हाँ इंटीग्रल 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था, ऐसे ही ये यहाँ पे 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको अलग अलग कर लोगे, जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग किया ना, कॉस स्क्वायर को दोनों के साथ ले लिया, तो हाँ हाँ इसी यस तरह से अलग अलग करके एक सेक स्क्वायर बन जाएगा और एक tan x sec x बन जाएगा। समझ आ रही है बात? यस मैम। है ना, कर लोगे ना? हाँ हाँ यस मैम। तो इसको कर लेना। तो ये तुम क्वेश्चंस कर पाओगे अगर तो, जितना मैंने पढ़ाया अगर वो तुमने समझ लिया है तो ये वाले क्वेश्चंस तुम कर पाओगे अपने आप। एक ये इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में, दिस इज क्वेश्चन नंबर, मैं बुक वाला नहीं कराती, मैं कोई और करा देती। मान लो तुम्हारे पास हो रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन।
तो कैसे करोगे? हम इसको क्या करेंगे, पहले होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हैं, हाँ a हाँ। माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करके, यस तो मैम। क्या आएगा ये? ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर हाँ, तो रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स एक्स, हाँ, प्लस प्लस, हाँ, 3/x² मतलब हम्म, 9/x² हम्म, माइनस 2 हम्म, रूट एक्स इंटू मतलब हाँ -6 रूट एक्स रूट एक्स अपॉन एक्स। हाँ अपॉन हाँ ठीक है, ऐसे a माइनस बी होल स्क्वायर हमने अप्लाई कर लिया। हाँ जब भी ऐसे पावर हो तो उसको खोल दो। फिर खोलने के बाद दिस इक्वल टू इंटीग्रल x का तो हम कर ही सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट है ना। अच्छा, अब एक्स स्क्वायर के लिए x की पावर को हम क्या लिख लेंगे? 1/x² का मतलब x रेज टू द पावर माइनस माइनस टू -2, है ना। माइनस टू और इसी तरह से यहाँ पर -6 x रेज टू द पावर, ये क्या माइनस बनेगा? -1 माइनस, ऊपर की 1 पावर भी तो कंबाइन करो, हाफ x और अपॉन x है ना। हाफ इंटू हाफ डिवाइड हाफ -1 प्लस हो जाएगा हाफ प्लस 1 हाफ -1 कितना हो गया? हाफ -1 हाफ हो गया हाफ होगा, हाफ -1 -1 माइनस हाँ माइनस हाफ माइनस हाफ होगा ना। अब इंटीग्रेट कर दो। ये हाँ ध्यान से बार बार आएगा बेटा, ऐसे -1 इंटीग्रेशन में, तो इसकी कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए हमारी। अब x का इंटीग्रल करो। अब तो x का इंटीग्रल होगा x² डिवाइडेड बाय 2 हम्म, प्लस 9 और ये हो जाएगा इसकी पावर क्या बनेगा? -1 -2 + 1। -2 -2 प्लस + 1 1 कितना डिवाइड हुआ? -2 प्लस 1 -2 -1 + 1, -1 डिवाइडेड बाय -6 x रेज टू द पावर, ये क्या बनेगा? x raised to the power माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1 ठीक है ना, पेपर में ऐसे लिख लो, अगर लगता है कि गलती हो जाएगी तो पहले लिख लो। हाँ तो x² अपॉन 2 + 9 x की पावर, ये क्या बन गया? -2 + 1 कितना हुआ? हाँ -2 प्लस 1 ये -1 हम्म, डिवाइडेड बाय -1 ये और ये प्लस में ये कितना हुआ x की पावर? ये हो जाएगा हाफ हाँ, हाफ अपॉन हाफ। डिवाइडेड बाय हाफ ठीक है हाँ ना, तो ये प्लस थी, तो ये हो गया x² अपॉन 2 -9/x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। -12, हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, हाँ तो -12 √x प्लस। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम अगर मान लो सरफेस हो इंटीग्रल dx अपॉन √x+1 प्लस, अभी ये क्वेश्चन रहने दो, अभी कल कराऊंगी ऐसा वाला क्वेश्चन। अभी ना, इसके लिए फॉर्मूला तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, अभी इसको रहने दो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए? हाँ मैम Okay, good. एक ये क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लिख रही हूँ तुम्हारे लिए, ये ट्राई कर लेना। ओके इंटीग्रल 1 + sin x
अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, तो जैसे हमने पहले किया था ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, जो नीचे दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स, इसके 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ताकि वो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाए नीचे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो हम उसको कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, ये कर लिया। हाँ तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा इंटीग्रल 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस मैम तो ऊपर जो एक्सप्रेशन है इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर लोगे और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे हमने पहले किया था 3 इंटीग्रल बना के और फिर उसको कर लेना। ठीक है, यस मैम कर पाओगे? हम्म तो ये करके मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। इसका आंसर तुम्हारा आना चाहिए 2 tan x प्लस 2 sec x माइनस x प्लस। ठीक है, यस मैम तुम्हें याद है 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला? 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? जो फॉर्मूला याद कराया था, याद है तुम्हें? 1 माइनस सिर्फ कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ, मैंने तुम्हें लर्न भी कराया। 1 माइनस कॉस थीटा तो स्क्वायर कॉस भूल जाते हो। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दोनों फॉर्मूला याद कर लो। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, यस मैम तो ये मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, ये तुम ट्राई करना। इंटीग्रल tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस dx। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करना, और फिर इसका आंसर जो है ये आ जाएगा तुम्हारे पास फाइनली सब कुछ सिंप्लीफाई होके एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस। ठीक है, तो ये लास्ट के दोनों क्वेश्चन तुम्हें कंप्लीट करने हैं। यस मैम तो ये एक्सरसाइज जो है 7.1 ये तुमने आज ट्राई करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड। ओके ठीक है।